नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लास कोल्ड वार पर होगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यूजीसी नेट में हर साल 2-3 सवाल जरूर आते हैं। साथ ही यूपीएससी में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सेगमेंट है और जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो सेगमेंट है, और साथ ही यूपीएससी ऑप्शनल भी, वहाँ पर भी इससे खूब सवाल आते हैं। अलग अलग राज्य में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम और सेट का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी यहाँ से खूब सवाल आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ से कोई भी तथ्य छोड़ेंगे नहीं, सभी तथ्यों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो कोल्ड वार की परिभाषा बहुत सी है, बहुत से विचारकों ने इसे बहुत प्रकार से समझा है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगी परिभाषा वो है केपीएस मेनन की। केपीएस मेनन बोलते हैं कि ये दो देशों यूएसए और यूएसएसआर, दो व्यक्तियों स्टालिन और डलेस। तो ये डलेस जो है ना, वो हेनरी किसिंजर के समय वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी थे। मैं भी देख लेता हूँ क्या थे उस समय। तो डलेस जो है, जब हेनरी किसिंजर थे उस समय स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे अमेरिका के। तो इनके समय कोल्ड वार अपने चरम पे पहुँच गया था। तो दो व्यक्तियों स्टालिन, ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, और डलेस, दो विचारधाराओं पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद थी जैसे आपको पता है अमेरिका में, और साम्यवाद थी यूएसएसआर में। दो शासन पद्धतियों लिबरल डेमोक्रेसी और पीपल्स डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी है यूएसए में और पीपल्स डेमोक्रेसी है अपना यूएसएसआर में। चाइना में, जैसे चाइना को भी पीपल्स डेमोक्रेटिक चाइना बोलते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं ना, तो वहाँ भी पीपल्स डेमोक्रेसी ऐसा बोला जाता है। तो डेमोक्रेसी का जब हम टॉपिक लेंगे तो हम इनको अच्छी तरह से समझाएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि लिबरल डेमोक्रेसी और पीपल डेमोक्रेसी। दो सैन्य संगठन नाटो और वार्सा पैक्ट। नाटो था यूएसए का और वार्सा पैक्ट था यूएसएसआर का सैन्य संगठन, है ना। इनके मध्य जो है संघर्ष है, ऐसा केपीएस मेनन बोलते थे। ठीक है, तो इस परिभाषा में सभी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए मुझे यह परिभाषा पसंद है। इसके बाद डलेस ने इस कोल्ड वार को धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि धर्म युद्ध किसने कहा था, तो डलेस ने कहा था। नेहरू ने इसे निलंबित मृत्युदंड कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे निलंबित मृत्युदंड कहा था। और कोल्ड वार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो बर्नार्ड बरूच ने। तो बर्नार्ड बरूच ने सबसे पहले कोल्ड वार शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हैं, जैसे यूएसएसआर में 15 देश थे, इसे हम और अच्छे से समझेंगे। तो कोल्ड वार की शुरुआत होती है, जैसे कोल्ड वार की शुरुआत जो मानी जाती है, तो इसमें भी विवाद है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब 1917 का रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ से ही कोल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। लेकिन कुछ और विचारक बोलते हैं कि जब 5 मार्च 1946 को चर्चिल जाते हैं यूएसए, चर्चिल रहते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और ये यूएसए जाते हैं और फुलटन नामक जगह में भाषण देते हैं, जिसे प्रसिद्ध है ये चर्चिल का फुलटन भाषण। ये देखिए, तो चर्चिल फुलटन में भाषण देते हैं और उसमें वो बोलते हैं कि पूरे यूरोप में लोहे का पर्दा, ये पर्दा था, है ना, तो पूरे यूरोप में लोहे का पर्दा, आयरन कर्टेल छा रहा है। तो ऐसा चर्चिल इस भाषण में बोलते हैं। तो इनका आयरन कर्टेल से क्या कहना था चर्चिल का, कि देखो जो यूएसएसआर है, जो स्टालिन के टाइम यूएसएसआर था, वहाँ पे ना आयरन कर्टेल था। मतलब आयरन कर्टेल मतलब जैसे देखो जो पर्दा होता है नॉर्मल, ठीक है, पर्दे के आर पार हमको कुछ कुछ दिखाई देता है, हल्का हल्का भीना भीना दिखाई देता है ना, परछाई दिखाई देती है, या फिर और भीना पर्दा है और पतला पर्दा है तो अच्छे से दिखाई देता है आर पार। लेकिन वहीं लोहे का पर्दा रहेगा तो आर पार कुछ नहीं दिखाई देगा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है हमें सुनाई नहीं देगा। तो उसी तरह से यूएसएसआर जो था, जो साम्यवादी था यूएसएसआर था, वहाँ पे अंदर क्या हो रहा है यूएसएसआर के अंदर ना, कुछ पता नहीं चलता था बाहर के देशों को। ठीक है, जैसे अभी नॉर्थ कोरिया का हाल है। तो वही चर्चिल बोल रहा था कि ये लोहे का पर्दा जो है ये पूरे यूरोप में छाता जा रहा है, मतलब साम्यवाद का प्रसार होता जा रहा है। तो इसके लिए चिंता व्यक्त की थी चर्चिल ने, और वहीं से फिर कोल्ड वार की शुरुआत होती है 5 मार्च 1946 के बाद से। ठीक है, तो फुलटन भाषण किसका है, तो चर्चिल का है।
इसके बाद इसी के बाद जो होता है मार्च 1946 को ट्रूमैन प्लान आता है। ठीक है, तो जो ट्रूमैन होते हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं और वो ट्रूमैन प्लान लाते हैं। उसमें वो देशों को आर्थिक सहायता देते हैं, क्योंकि देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देशों को आर्थिक हानि हुई थी, सभी देशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चरमरा गया था सभी देशों का। तो मार्च 1946 को ट्रूमैन प्लान लाते हैं अपना। साथ ही अप्रैल 1947 को देखो मार्च के एक महीने बाद मार्शल प्लान आता है। ये है मार्शल। तो मार्शल प्रधानमंत्री नहीं होते हैं अमेरिका के, ये ट्रूमैन के प्रेसिडेंसी में ही मार्शल प्लान आता है। और मार्शल प्लान में ना जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, ठीक है, उनको आर्थिक सहायता देता है अमेरिका। ठीक है, उनके पुनर्निर्माण में मदद करता है, क्योंकि अमेरिका को ऐसा डर था कि अगर वो इनकी सहायता नहीं करेगा तो यूएसएसआर का प्रभुत्व इनमें बढ़ जाएगा। तो अपनी सहायता देकर अपने यूएसएसआर के प्रभुत्व को रोकने की कोशिश करता है अमेरिका। ठीक है, तो ये हम घटनाक्रम देखेंगे। इसके बाद हम अलग अलग प्रेसिडेंट यूएसए और यूएसएसआर के देखेंगे और उन्होंने क्या क्या नीतियां लाई, उनके समय में क्या क्या हुआ ये देखेंगे, है ना। तो 1948 में बर्लिन की घेरेबंदी हो जाती है। देखो बर्लिन जो होता है ना, जो जर्मनी होता है, वो द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाता है जर्मनी। तो जर्मनी को दो भागों में तोड़ दिया जाता है। एक तरफ है पूर्वी जर्मनी, एक तरफ है ये पूर्वी जर्मनी हो गया, और एक तरफ है पश्चिमी जर्मनी। तो जो पूर्वी जर्मनी है यहाँ पे यूएसएसआर का प्रभुत्व रहता है। ठीक है, और जो पश्चिमी जर्मनी है यहाँ पे ब्रिटेन और अमेरिका का प्रभुत्व रहता है, मतलब जो पूंजीवादी देश हैं। तो बर्लिन की घेराबंदी कर देता है यूएसएसआर, बर्लिन होता है बीच में, तो बर्लिन की घेराबंदी कर देता है 1948 में। ठीक है, 1949 में जो यूएसए है वो नाटो की स्थापना कर देता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो की स्थापना करता है 1949 में। 1950 में क्या होता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में घटनाक्रम हम देखते जा रहे हैं, एक एक देश एक एक साल करके, मतलब जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है हम जल्दी जल्दी देखेंगे, जिससे क्योंकि सवाल आते हैं इन घटनाक्रमों से। ठीक है, तो 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच युद्ध हो जाता है, और युद्ध के बाद जब ये समाप्त होता है तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे एचेसन प्रस्ताव भी कहते हैं। ये सीधा सीधा सवाल पूछा भी जा चुका है कि एचेसन प्रस्ताव क्या है और किससे संबंधित है, मान लो पूछेगा तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के युद्ध से संबंधित है, जो शांति प्रस्ताव आता है उससे संबंधित है। 1950 में ही सीटो की स्थापना हो जाती है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कि यूएसएसआर ना अपना प्रसार साउथ ईस्ट एशिया में करने लगता है धीरे धीरे, और उसके प्रसार को रोकने के लिए उनको सीटो लाता है अमेरिका। मैं जब प्रेसिडेंट बताऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा इन सब चीज़ों को, अभी बस घटनाक्रम बता रहा हूँ मैं। तो 1950 में सीटो लेकर आता है। 1956 में स्वेज संकट होता है, प्रसिद्ध स्वेज संकट होता है। और स्वेज संकट में ये होता है कि जो स्वेज नहर है, आपको पता होगा कि ब्रिटेन और इन देशों ने बनाई थी, है ना, पूंजीपति देशों ने, जो साम्राज्यवादी देशों ने बनाई थी अपने लाभ के लिए। लेकिन 1956 में जो मिस्र है, मिस्र का राष्ट्रपति होते हैं नासिर उस समय, ठीक है, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी मुख्य नेताओं में से एक है नासिर। तो इन्होंने ना इसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं स्वेज नहर का। तो इसके खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, इन लोग ना जो है अपना मिस्र के खिलाफ युद्ध शुरू कर देते हैं। तो 1956 में यही है, स्वेज संकट होता है और युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें ये देखिए इसी को लेके पावर वैक्यूम थ्योरी भी दी जाती है। तो पावर वैक्यूम थ्योरी किसको लेकर है, तो स्वेज संकट को लेकर है। इसको पावर वैक्यूम थ्योरी किसने दी, अभी हम राष्ट्रपति देखेंगे तो अच्छे से इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें भारत का भी अगर आप देखोगे, अगर भारतीय विदेश नीति में, तो स्वेज संकट का भारत विरोध करता है। ठीक है, और बाद में अमेरिका के दबाव से ये देश वापस भी हो जाते हैं। लेकिन भारत नॉन अलाइनमेंट की बात करता है, कि गुट निरपेक्षता की बात करता रहता है। ठीक है, कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं हैं। लेकिन भारत पे
अमेरिका को संदेह हो या फिर पूंजीपति देशों को संदेह इसलिए होता है क्योंकि श्वेत संकट में तो भारत विरोध करता है, लेकिन 1956 में ही हंगरी में यूएसएसआर का हस्तक्षेप होता है और उसमें भारत मौन रहता है। तो ऐसा उनको लगता है देशों को कि भारत तो यूएसएसआर की तरफ झुका हुआ है ना, यहाँ पे भारत की आलोचना होती है। 1960 में U2 विमान कांड होता है। U2 विमान कांड क्या है कि अमेरिका का विमान था U2 और ये ना यूएसएसआर के ऊपर निगरानी करता हुआ पाया गया था कि उसकी जासूसी कर रहा था। ठीक है, तो इसको पकड़ लेता है यूएसएसआर और फिर अमेरिका के साथ उसके जो संबंध हैं उनमें तकरार शुरू हो जाती कि आप हमारी जासूसी कर रहे थे एक तरह से। ठीक है, 1961 में ही बे ऑफ पिग्स क्राइसिस होती है। मतलब ये क्राइसिस ये है कि वहाँ पे फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्रांति शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ की सरकार बनती है, फिडेल कास्त्रो वहाँ की प्रधानमंत्री बनते हैं। 1962 में ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होती है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को चरम बोला जाता है कोल्ड वार का। इसमें क्या हुआ था कि ये देखिए, ये अमेरिका है पूरा, ठीक है, मतलब ये है अमेरिका, ठीक, और यहाँ पे छोटा सा देश है क्यूबा। तो क्यूबा में जो यूएसएसआर है वो अपनी मिसाइल तैनात कर देता है, जिससे अमेरिका को डर हो जाता है कि कभी भी वो अमेरिका को आसानी से उड़ा सकता है। देखो उस मिसाइल की रेंज पूरे अमेरिका को गिरती थी, देखिए पूरे यहाँ तक। तो अमेरिका को डर हो जाता है और अमेरिका बोलता है कि आप मिसाइल हटाओ, और ये यहाँ से हटा नहीं रहा था। तो इससे ना चरम पे पहुँच जाता है कोल्ड वार और ऐसा लगने लगता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है इन दोनों देशों के बीच। लेकिन फिर बाद में यूएसएसआर यहाँ से अपनी मिसाइल हटा देता है ना, और फिर देतांत का युग कहा जाता है 1962 के बाद, 1962-63 से। देतांत में ये है कि ये ना शांति का काल था। इस बीच बहुत इन दोनों देशों के बीच बहुत सारी संधियां होती हैं, जैसे पीटीबीटी होती है ना 63 में ही, फिर 68 में एनपीटी होती है, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1970 में मॉस्को बोन समझौता होता है, ठीक, ये सब आपसे पूछ सकते हैं क्रोनोलॉजी। 70 में मॉस्को बोन समझौता होता है। 1975 में हेलेंस्की समझौता होता है, ठीक है, इन पे हम अभी बात करेंगे। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया जाता है, ठीक है। ये बर्लिन की दीवार क्या थी, तो यूएसएसआर जो था वो ऐसा दीवार खींच दिया था पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच, ठीक है, बर्लिन में। तो ये 1961 में खींची गई थी और 1989 में बर्लिन की दीवार को ढहा दिया गया। तो इस बर्लिन की दीवार के गिरने को यूएसएसआर के पतन के तौर पे देखा जाता है और पूंजीवाद की जीत की तौर पे देखा जाता है, ठीक है। और 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया, एक साल बाद। और एक साल उसके बाद 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर भी ख़त्म हो गया। तो जो घटनाक्रम है उसे साफ तौर पे इतना देखा जा सकता है इतने भागों में। अब हम देखेंगे डिटेल से थोड़ा सा। यूएसएसआर के जो हम प्रेसिडेंट देखेंगे, पहले थे लेनिन ना 1917 में होती है रशियन रिवॉल्यूशन, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है, 1917 में। और वहाँ पे फिर लेनिन वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं और 1922 में लेनिन यूएसएसआर की स्थापना करते हैं। यूएसएसआर में 15 देश थे, ठीक है। कौन कौन से देश थे टूटे, ठीक है, उनको हम ना आफ्टर कोल्ड वार का वीडियो बनाएंगे। वहाँ से भी काफ़ी सवाल अब आने लगे हैं, ट्रेंड बदल रहा है सभी एग्ज़ाम्स का, तो अब आफ्टर कोल्ड वार से सवाल आने लगे हैं। तो आफ्टर कोल्ड वार का जो मैं वीडियो बनाऊंगा, अमेरिकन हेजेमनी रहेगी उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे टूटा और कौन कौन से देश थे। तो वैसे तो यूएसएसआर में 15 देश थे, 1922 में बन गया। लेनिन ज़्यादा समय तक नहीं थे जिए और 1924 में करीबन लेनिन की मृत्यु हो गई। और लेनिन के बाद फिर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बनते हैं स्टालिन, लेकिन लंबे समय तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहे, 24 से लेकर 53 तक। और स्टालिन के टाइम ही रशिया का औद्योगिकरण भी हुआ, ठीक है। स्टालिन ना एक देश में समाजवाद की नीति लेके आते हैं,
देखिए लेनिन की नीति ये थी कि लेनिन ना क्रांति को पूरे विश्व में फैलाना चाहता था, साम्यवादी को, क्रांति को। और वो वेन गार्ड्स की स्थापना करता है उसी के लिए, बुद्धिजीवियों की स्थापना करता है जो अलग अलग देशों में जाके क्रांति कराएंगे। लेकिन स्टालिन एक नीति लाता है, उसको बोलते हैं एक देश में समाजवाद। ठीक है, कि हम एक ही देश में पहले समाजवाद को मजबूत करेंगे, ऐसा था। ठीक है, और स्टालिन के समय को ही आयरन कर्टेन बोलते हैं कि रसिया में क्या हो रहा है, मतलब यूएसएसआर में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता चलता था। और स्टालिन ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं थी यूएसएसआर में, और वो अपने विरोधियों को, जो उसके राजनीतिक विरोधी थे या जो उससे जिन से उसके विचार नहीं मिलते थे, उनको साइबेरिया में छोड़ दिया करता था और ठंड में अकड़ के मर जाते थे वो लोग। तो ऐसा निरंकुश तंत्र था स्टालिन के टाइम यूएसएसआर में। ठीक है, आयरन कर्टेन स्टालिन से संबंधित है। स्टालिन के बाद निकिता ख्रुश्चेव लगभग 10-11 साल तक के लिए यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बनते हैं। और निकिता ख्रुश्चेव के समय ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति लेकर आते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। ठीक है, लेकिन हंगरी में विद्रोह हो जाता है 1956 में, और हम इसकी बात किए थे थोड़ा देर पहले कि हंगरी के विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेज देता है यूएसएसआर, और भारत इसमें मौन रहता है। 1956 में हंगरी में विद्रोह होता है जिसके लिए सेना भेज देता है। 1962 में इन्हीं के समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होती है, जिस पे हम अभी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? निकिता ख्रुश्चेव थे। निकिता ख्रुश्चेव के बाद ब्रेजनेव प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसएसआर के लिए, और ये करीबन 18-20 साल तक वहाँ के शासक होते हैं। और ब्रेजनेव के समय देतांत की नीति आती है, जिस पे हम बात किए थे कि कोल्ड वार थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, ये आ जाते हैं। ठीक है, देतांत की नीति आती है इन्हीं के समय 1968 में। लेकिन साथ ही 1968 में चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप करता है यूएसएसआर। ब्रेजनेव एक और चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप के बाद एक सिद्धांत देते हैं, वो सीमित संप्रभुता का सिद्धांत। सीमित संप्रभुता क्या है? तो ब्रेजनेव बोलते हैं कि जो यूएसएसआर के देश हैं उनके पास पूर्ण संप्रभुता नहीं है। पूर्ण संप्रभुता का मतलब होता है कि वो अपने मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आंतरिक और बाह्य मामलों में जो मन करे वो निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब होता है पूर्ण संप्रभुता। लेकिन ब्रेजनेव बोलते हैं कि पूर्णतः संप्रभु नहीं हो आप सीमित संप्रभु हो और आप हमारे अंडर हो। तो सीमित संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो ब्रेजनेव देते हैं चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप के बाद, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया में ना थोड़ा सा उन लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। ठीक है, यूएसएसआर से, तो उसमें हस्तक्षेप करते हैं ये, और फिर ये संविधान देते हैं। साथ ही 1969 में एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत भी देते हैं ब्रेजनेव। ठीक है, तो एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत देते हैं। भारत इसको वैसे तो नहीं मानता है। 1979 में अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप करते हैं, इन्हीं के समय हस्तक्षेप होता है अफगानिस्तान में। और 1979 में जब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर देता है यूएसएसआर, तो फिर अमेरिका बोलता है कि बहुत हो गया, और वहाँ से फिर न्यू कोल्ड वार शुरू हो जाता है दोनों के बीच। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के बाद न्यू कोल्ड वार दोनों देशों के बीच शुरू हो जाता है। इसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, और इन्हीं के समय यूएसएसआर टूट भी जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव कुछ नीतियाँ लाए, जैसे सिनात्रा का सिद्धांत लेके आए वो। ठीक है, ये सब कौन लाया ऐसा पूछता है। सिनात्रा का सिद्धांत लाते हैं, अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला लेते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण भी हो जाता है इन्हीं के समय में। शीत युद्ध का अंत भी हो जाता है इन्हीं के समय में। और इन्होंने 2-3 पॉलिसी लाते हैं, जैसे पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, उस्करोनी। ये सवाल पूछते हैं ना पीवाईक्यू में, ये सब आए हुए हैं। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्निर्माण। जो यूएसएसआर है, जो रशिया है, उसका पुनर्निर्माण की बात करते हैं पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट होता है खुलापन। जैसे जो कांच का ग्लास होता है ना, तो कांच के ग्लास के आर पार हमको दिखता है कि कांच के ग्लास के अंदर आप क्या पी रहे हो, पानी पी रहे हो, कि आप उसके अंदर बोर्नवीटा घोल के पी रहे हो, कि चॉकलेट शेक पी रहे हो। आपको देख के समझ आ जाता है कि अंदर क्या है। तो वैसे ही ग्लासनोस्ट का मतलब है कि अब हम खुलापन लाएंगे अपने देश में। ठीक है, जो आयरन कर्टेन है उसको ख़त्म करेंगे और खुलापन लाएंगे।
उस करोनी की नीति भी यही लेके आते हैं। ये सब रशियन टर्म है तो आपको थोड़ा सा मुझे भी प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही। तो उस करोनी जो है आर्थिक पुनर्संरचना की नीति लाते हैं कि आर्थिक पुनर्संरचना की जाएगी देश में। उसके बाद 1991 में रूस टूट जाता है ना, और यूएसएसआर टूट जाता है, और जो यूएसएसआर की लेगेसी है वो रसिया को मिलती है। और रसिया के जो प्रेसिडेंट बनते हैं पहले, उनका नाम है येत्सिलिन। ठीक है, बस मैं इन्हीं को बताऊंगा, इसके बाद मैं यूएसए में आ जाऊंगा। तो येत्सिलिन में जानने लायक एक ही चीज़ है, वो शॉक थेरेपी की पॉलिसी लाते हैं। देखो, जब कोई आदमी बहुत पागल हो जाता है ना, तो उसको ठीक करने के लिए शॉक थेरेपी दी जाती है। ठीक है, उसको बिजली के झटके लगाए जाते हैं, ठीक है, पागल को ठीक करने के लिए। तो उसी तरह से जो है ना, यूएसएसआर जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आर्थिक विसंगतियाँ आ गई थी, तो उनको ठीक करने के लिए यूएसएसआर को फिर से, मतलब रशिया को फिर से सही करने के लिए शॉक थेरेपी लाते हैं येत्सिलिन। और उसमें वही करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के प्रयास करते हैं, जो सरकारी उद्यम हैं उनको बेचते हैं। लेकिन इसका ना बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है रसिया में। इसको मैं आफ्टर कोल्ड वॉर में बताऊंगा अच्छे से। तो शॉक थेरेपी की नीति कौन लाया? तो येत्सिलिन लेके आए। अब हम यूएसए के राष्ट्रपतियों को देखेंगे। यूएसए के पहले राष्ट्रपति जो हम देखेंगे वो हैं एफ.डी. रूजवेल्ट, फ्रैंक डी रूजवेल्ट। ठीक है, तो फ्रैंक डी रूजवेल्ट ने न्यू डील प्रोग्राम लाते हैं। वो न्यू डील प्रोग्राम क्या है कि आपको पता होगा कि 1930 के पास वहाँ पे ना जो अमेरिका है और विश्व है, उसमें बहुत विश्वव्यापी मंदी आती है। और उसके बाद ये ना, इन लोग समझ जाते हैं कि हमको ना कल्याणकारी नीतियाँ लानी पड़ेगी। अब हमको जो सकारात्मक उदारवादी नीतियाँ हैं उनको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद एफ.डी. रूजवेल्ट ही न्यू डील प्रोग्राम लेकर आते हैं इसके तहत। तो न्यू डील प्रोग्राम कौन लाया? रूजवेल्ट। ठीक है, ये 4 बार राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, बहुत समय तक राष्ट्रपति रहे। देखो, 32 से लेकर 45 तक रहे राष्ट्रपति, तो करीबन 13 साल तक राष्ट्रपति रहे ये। और इनके बाद ही ना 1951 में, ये जब तक रहे तो इनके खिलाफ तो कोई बोल नहीं पाया, लेकिन इनके जाने के बाद 1991 में 22वां संविधान संशोधन आता है अमेरिका का। और उसमें ये तय कर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता और 10 साल से ज़्यादा नहीं बन सकता है। ठीक है, 2 बार और 10 साल, ये वाला आपको ध्यान रखना चाहिए कि 10 साल तक बन सकता है कोई। मतलब वाइस प्रेसिडेंट रह के 2 साल रह लो और 2 बार जीत जाओ तो 10 साल और 2 बार। ठीक है, तो ये इनके समय में हुआ। एफ.डी. रूजवेल्ट के समय ही यूएनओ भी बना 1945 में। ठीक है, इसके बाद 1945 से 1953 तक ट्रूमैन यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की जो हमने बात की थी ना, वो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन यही देते हैं, ट्रूमैन थ्योरी या कंटेनमेंट थ्योरी। ठीक, यही लेकर आए। और इन्हीं के समय 6 अगस्त या और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया जाता है। तो इसका कलंक ट्रूमैन के सिर में, परमाणु बम का। ठीक है, तो ये है। आप अगर अभी एक मूवी आई है उसको देखोगे तो उसमें इनका दिखाया भी जाता है कि ट्रूमैन के समय 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया जाता है। इन्हीं के समय मार्शल प्लान आता है, और मार्शल प्लान का नाम ये एक है यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम। अब इसका ऑफिशियल नाम यही है। तो अगर ऐसा आएगा कि यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम किसके समय आया या क्या है, तो ये मार्शल प्लान का ही नाम है और ये ट्रूमैन के समय आता है। और इसमें यही होता है कि पश्चिमी यूरोप के जो देश होते हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही देखो, रियो संधि की जाती है नॉर्थ अमेरिका के देशों के साथ 1947 में। नाटो बनता है, नॉर्थ अटलांटिक के जो देश हैं उनके साथ नाटो बनाता है। अंजुस बनता है 1951 में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए। तो देखिए, अलग अलग महाद्वीप पे अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए यूएसए अलग अलग महाद्वीपों के साथ अलग अलग संधि कर रहा है यहाँ पे, कि उसको ये करना है कि यूएसएसआर का प्रभाव विभिन्न महाद्वीपों में ना बढ़ पाए। तो पहले रियो किया, फिर नाटो बनाया, फिर अंजुस बनाया। तो यहाँ से ना क्रोनोलॉजी वाले सीधे सीधे सवाल आते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा।
1953 से 61 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं आइजनहावर, और इनका जो कार्यकाल है बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए ये पूछा जाता है। जैसे इन्होंने एटम फॉर पीस का सिद्धांत दिया, ठीक है, ओपन स्काई प्लान लेकर आए, ये पावर वैक्यूम थ्योरी लेकर आए। अभी मैंने इसकी बात की थी, अगर आपको याद होगा, पावर वैक्यूम थ्योरी आती है स्वेज संकट को लेकर, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई देश किसी क्षेत्र से अपना उपस्थिति छोड़ता है, किसी क्षेत्र से निकलता है, तो वहाँ पर पावर वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। देखो, अगर आप लोग ना जियोग्राफी पढ़े होंगे थोड़ा मोड़ा, तो जियोग्राफी में ये होता है कि अगर कहीं पे निम्न लो प्रेशर बनता है तो अगल बगल की हवा वहाँ पे आ जाती है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है विंड चलती है, हवा चलती है। तो कहीं भी अगर वैक्यूम बनेगा तो बाकी देश वहाँ पे जो वैक्यूम है उसको फिल करने के लिए आएंगे। तो पावर वैक्यूम थ्योरी इन्होंने दी स्वेज संकट को लेकर, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण या मज़ेदार बात की, औद्योगिक सैन्य संकुल की। तो इसकी बात करते हैं आइजनहावर। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में समझोगे कि औद्योगिक सैन्य संकुल शब्द का मतलब क्या है, तो एक आप एलिटिस्ट थिंकर में आप पढ़ते होगे, थिंकर है एक सी राइट मिल, ठीक है, सी राइट मिल। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी पावर एलिट, और पावर एलिट में सी राइट मिल बोलते हैं कि अमेरिका में ना जो मिलिट्री है, और मिलिट्री साथ ही जो औद्योगिक घराने हैं, मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, और साथ ही जो पॉलिटिशियन हैं, तो इनका ना इनका सब में मिली भगत होती है, और यही तीनों मिलके अमेरिका को चलाते हैं, अमेरिका का शासन चलाते हैं, ठीक है। तो मिलिट्री, जो वहाँ के सैन्य पदाधिकारी हैं, जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, तो इनको पावर एलिट बोलता है सी राइट मिल। तो इसी बात को स्वीकार करते हैं, ठीक है, आइजनहावर, और बोलते हैं औद्योगिक सैन्य संकुल की अमेरिका में उद्योगों और सेना का संकुल काम करता है, ठीक है। और इन्हीं के समय क्या होता है, वियतनाम में हस्तक्षेप करता है अमेरिका। वियतनाम में क्या होता है कि वहाँ पे साम्यवादी सरकार स्थापित हो जाती है, और उसी के लिए वहाँ पे हस्तक्षेप करता है अमेरिका 54 में। हालांकि दशकों तक संघर्ष चलता है, और उसके बाद अमेरिका को वापस आना पड़ता है। अमेरिका की ये सबसे शर्मनाक जो घटनाएं हैं, मतलब जो हस्तक्षेप है अमेरिका का जो देशों में हस्तक्षेप किया, वो सबसे शर्मनाक परिणाम अमेरिका को यहीं पे देखने को मिला, ठीक है। इसके साथ साथ जो आइजनहावर के जो स्टेट सेक्रेटरी थे, जो मैंने शुरू में भी बात की है, उनका नाम था जॉन फॉस्टर डलेस। और डलेस ना बहुत जो विदेशी संबंध है इसके जानकार माने जाते थे, और उन्होंने 2-3 सिद्धांत उनके हैं जो सवाल के रूप में आते हैं हमारे सामने। जैसे उन्होंने एक ब्रिकमैनशिप की कॉन्सेप्ट दिया। ब्रिकमैनशिप का मतलब होता है कगारवाद। डलेस बोलते थे कि आप ना कभी भी जब किसी भी चीज़ को एक कगार पे ले जाओ, ठीक है, ठीक है। जैसे दो देशों के का किसी देश से संघर्ष है, तो आप उसको इतना बढ़ा दो कि युद्ध की एकदम संभावना लगने लगे, दूसरे देश को लगने लगे कि कभी भी युद्ध हो सकता है। और जब वो देश पीछे हटने को करेगा युद्ध से, तो आप उसके ऊपर कुछ अपनी शर्तें लाद दो कि युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन ये तुमको मानना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि आप पीछे मत हटो, आप तो बिल्कुल लड़ जाओ, ठीक है, युद्ध एक कगार पे ले जाओ, और फिर अपनी शर्तों को मनवा लो। साथ ही इन्होंने मैसिव रिटेलिएशन की थ्योरी भी दी, और डोमिनो थ्योरी दी इन्होंने। एक डोमिनो इफेक्ट होता है, आप लोग सभी जानते हैं इसके बारे में। आप लोग एक गेम खेले होगे या फिर देखे होगे यूट्यूब या फेसबुक में, उसमें ऐसा डोमिनो होते हैं, ठीक है। और एक डोमिनो को जब गिराया जाता है ना, तो दूसरा दूसरे के ऊपर गिरता है, ऐसे गिरते जाते हैं। या फिर आप लोग साइकिल स्टैंड में, आप लोग स्कूल में साइकिल खड़े करते रहोगे, तो उसमें आप लोग देखोगे कि एक साइकिल जब गिरती है तो उसके बगल वाली साइकिल गिरती है, उसके बगल वाली साइकिल गिरती है, तो लगातार साइकिलें गिरती रहती। तो डोमिनो इफेक्ट में यही होता है कि इनका मानना था कि अगर एक देश में साम्यवाद आ गया, मान लो किसी एक देश में साम्यवाद आ गया, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया के किसी देश में साम्यवाद आ गया, वियतनाम में साम्यवाद आ गया, तो उसके बगल के देश में आएगा, हांगकांग में आएगा, फिर किसी में आएगा, फिर किसी में आएगा, तो साम्यवाद फैलता जाएगा। तो उसको वहीं पे रोक दो, उसको बढ़ने मत दो।
इसीलिए जब वियतनाम में साम्यवाद आया तो अमेरिका वहाँ पे हस्तक्षेप करता है, क्योंकि किस सिद्धांत के तहत, उसको पता था कि डोमिनो थ्योरी, कि अगर वियतनाम में आएगा तो उसके बगल के देश में आएगा, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा तो इसको बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसा दिमाग लगाते थे डलेस। तो ये 2-3 सिद्धांत उनके, ठीक है। इन्हीं के समय सीटो बनता है। देखो अब साम्यवाद को रोकना है अगर साउथ ईस्ट एशिया में, तो सीटो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीटो के तहत आप जिस देश के साथ संधि करोगे, उन देशों में ये प्रावधान था कि अगर सीटो के सदस्य में कोई देश आक्रमण करता है तो पूरे मेंबर्स पर आक्रमण माना जाएगा और सभी देश मिलकर उसका जवाब देंगे। और साथ ही अमेरिका को ये भी पता था कि अगर कोई सीटो का मेंबर बनता है तो वो फिर क्यों जाएगा यूएसएसआर के साथ। तो ये यूएसएसआर के प्रभाव को रोकने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में सीटो बना देता है। साथ ही 1959 में निकिता क्रुश्चेव, यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट हैं, वो अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे कैंप डेविड भावना, जिसको कहते हैं कैंप डेविड भावना, इसको करते हैं कैंप डेविड भावना। लेकिन साथ ही 1960 में कैंप डेविड भावना के कुछ समय बाद इन दोनों देश बोलते हैं कि हम लोग शांति रखेंगे एक दूसरे देश पे, मतलब जो जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन अगले ही साल U2 विमान क्राइसिस हो जाता है, जो हम बात किए थे कि अमेरिका जासूसी कर रहा था यूएसएसआर के ऊपर, और इससे यूएसएसआर बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि यार पिछले साल तुम्हारे साथ हम कैंप डेविड भावना किए और तुम हमारा निगरानी कर रहे हो, जासूसी कर रहे हो, तो फिर से दोनों में झगड़ा हो जाता है ना। इसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। ये बेचारे 2-3 साल ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बीच भी कुछ कुछ हो जाता है। तो 61 में बे ऑफ प्रिक्स क्राइसिस होता है क्यूबा में। 62 में क्यूबन मिसाइल संकट हो जाता है, जिस पे हम बात कर चुके हैं। और इन्हीं के समय देतांत की शुरुआत भी हो जाती है, जिस पे भी हम बात किए। देतांत की शुरुआत होती है, देतांत के बाद क्या होगा, शांति की होती है देतांत, मतलब कि अब हम लोग शांति रखेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे। तो पीटीबीटी कर देते हैं, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रिटी, कि अब हम न्यूक्लियर मिसाइल के टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन भारत जैसे देश हैं, इन लोग हस्ताक्षर, भारत भी इसमें हस्ताक्षर करता है पीटीबीटी में। तो ये सवाल आ सकता है कि भारत किस में हस्ताक्षर किया है, तो भारत पीटीबीटी में हस्ताक्षर किया है। और इसके तहत हॉटलाइन समझौता भी होता है, ठीक है। तो कैनेडी का तो यही है 61 से 63। इसके बाद जॉनसन बनते हैं, ये बढ़िया से 5-6 साल, कितने साल तक रहेंगे ये, 6 साल तक रहते हैं। और इन्हीं के समय एनपीटी होता है, ठीक है, 68 में, और 70 में लागू होता है। तो देखो अगर इस तरह का कुछ सवाल आया है कि एनपीटी कब लागू हुआ और ऑप्शन रहेगा आपके पास 68, तो मत मार देना, क्योंकि 68 आपके दिमाग में है, 70 में लागू होता है। और एनपीटी में भारत हस्ताक्षर नहीं करता, ठीक है, भेदभावपूर्ण मानता है भारत इसको, बोलता है ये भेदभावपूर्ण है और ये आप P5 देशों के हित में है और जो बाकी देश हैं उनके हित में नहीं है, हम नहीं मानेंगे इसको। तो कैनेडी के समय नहीं, जॉनसन के समय एनपीटी होता है। जॉनसन के बाद निक्सन बनते हैं 5 साल के लिए प्रेसिडेंट अमेरिका के। और निक्सन ना वाटरगेट कांड के कारण उनको त्यागपत्र देना पड़ जाता है बेचारे को, ठीक है, मतलब पहला टर्म पूरा करते हैं, दूसरे टर्म में फिर उनको त्यागपत्र देना पड़ जाता है। वाटरगेट कांड होता है अमेरिका में। वाटरगेट कांड क्या है, तो ये जो विपक्षी दल है, इसको विपक्षी दल की जासूसी करते हैं ये, उसमें इस पे हम बात कभी करेंगे। तो जासूसी किए होते हैं। तो वाटरगेट कांड के कारण इनको, निक्सन को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। और प्रोचमा डिप्लोमेसी लेकर आते हैं निक्सन वैसे तो, ठीक है। प्रोचमा डिप्लोमेसी के अंतर्गत SALT I और ABM ट्रीटी होती है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी SALT I 72 में हो रही है ना ये SALT I, और ABM ट्रीटी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, तो ये होती है प्रोचमा डिप्लोमेसी के तहत निक्सन के समय। और साथ ही शटल डिप्लोमेसी भी होती है, ठीक है। तो शटल डिप्लोमेसी ये सब चाइना के साथ का है। असल में निक्सन का जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हेनरी किसिंजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैसे अभी अजीत डोभाल हैं मोदी जी के, वैसे निक्सन का था हेनरी किसिंजर। और हेनरी किसिंजर ना बहुत समझदार आदमी था, विदेश नीति का जानकार था, बहुत जानकार था। तो हेनरी किसिंजर अब
वहाँ की चाइना की भी यात्रा करता है वो, और वहाँ जाके चाइना के साथ गठबंधन करता है, चाइना को अपने पक्ष में ले आता है। तो शटल डिप्लोमेसी इसी के द्वारा की जाती है। साल्ट 1 और एबीएम भी होता है, ठीक है। अब ये कुछ मैं जो है इनको मैं क्रोनोलॉजी में लिख दिया हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं। तो साल्ट 1 72 में हुआ, साल्ट 2 79 में हुआ, ठीक है, 7 साल बाद इसके। स्टार्ट 1 होता है 1991 में और स्टार्ट 2 होता है 1993 में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जेरोल्ड फोर्ड बनते हैं, इनके समय कुछ खास नहीं हुआ है, नहीं लिखा हूँ मैं। साथ ही उसके बाद जिमी कार्टर बनते हैं, और जिमी कार्टर ने खाड़ी का सिद्धांत दिया। जिमी कार्टर के समय ही 1979 में साल्ट 2 होता है जो हम अभी देख चुके हैं। 79 में ही यूएसएसआर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर देता है, और जिसके बाद ये जिमी कार्टर बोलते हैं कि देतांत मर गया है, भाड़ में जाए देतांत। इनका कहना था देतांत मर गया, ये इनका कोट है, देतांत मर गया है और हम अब फिर से न्यू कोल्ड वार शुरू करेंगे। देतांत की बात फालतू है, जो देतांत की हम बात कर रहे थे कि अब ठंडक रखेंगे, दोस्ती करेंगे, फालतू बात है। तुम जब नहीं रख रहे हो दोस्ती तो हम क्यों रखें। तो देतांत मर गया है ये बोलते हैं। इसके बाद रोनाल्ड रीगन वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं जिन्होंने स्टार वॉर्स की बात की। ये स्टार वॉर्स किसका है? रोनाल्ड रीगन। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। उसके बाद 1989 से 1993 तक जॉर्ज बुश सीनियर प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के, और इसी के समय यूएसएसआर टूटता भी है। तो 1990 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू की। ये ना ऑपरेशन क्या क्या यूएसए किया, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, है ना। तो केवल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 1990 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू होता है, 91 में स्टार्ट 1 और 93 में स्टार्ट 2, इस पे हम बात कर चुके हैं। तो इसके बाद 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है और उसके बाद कोल्ड वार ख़त्म हो जाता है। तो कोल्ड वार पर आज के वीडियो में इतना ही, और 37-38 मिनट हो चुका है। तो आप अगर अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके बिल्कुल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बहुत संक्षेप में इसको लिखा हुआ हूँ, जो जो सवाल आते हैं या जो जो इम्पोर्टेंट है उसको। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो बढ़ाना है सब्सक्राइबर। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।